अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स दिखाए जिनके साथ कुछ मेंबर्स के साथ कीवर्ड्स लगाए थे और कुछ फंक्शंस के साथ कीवर्ड्स लगाए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस साथ मिला है। आपके पास 4 ऐसे टॉपिक्स होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर जो मेन टॉपिक होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आज उन्हीं में से एक टॉपिक हम करने जा रहे हैं। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। आज हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म होती क्या है एंड इसको हम सी प्लस प्लस में कैसे यूज़ करते हैं, ये क्यों यूज़ की जाती है और इसकी वजह क्या है। पोली मीन्स डिफरेंट मॉर्फिज्म रोल कर लें या शेप्स कर लें। एक ऑब्जेक्ट जब डिफरेंट वे से एक्ट करता है, एक ऑब्जेक्ट जो सा है जब वो डिफरेंट वे से एक्ट करता है तो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होती है। इसके एग्जांपल अगर मैं दूं तो ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एट अ टाइम जोन से है, एक फादर है, एक हस्बैंड है, एक सन है, एक ब्रदर है, एक कज़न है, फिर एक एम्प्लॉय है एंड मैंने डिफरेंट रोल दैट दे प्ले। लेकिन क्या वो अपने ये सब रोल एट अ टाइम प्ले कर रहा है? डज ही प्ले ऑल हिज रोल एट वन टाइम, कि वो अपने ये सब रोल एक ही वक्त में अदा कर रहा है? अगर वो फादर है तो क्या वो अपने हस्बैंड होने का रोल भी साथ पे कर रहा है? क्या वो अपने सन होने का रोल भी पे कर रहा है? क्या वो अपने एम्प्लॉय होने का रोल भी पे कर रहा है? क्या अपने वो मतलब डिफरेंट रोल्स आप यहाँ पर ले लें, क्या वो सारे रोल्स एक टाइम पे प्ले कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। वो जब वो फादर के रोल में होता है वो सिर्फ फादर का रोल प्ले कर रहा होता है, जब वो हस्बैंड के रोल में होता है वो हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा होता है, जब वो सन के रोल में होता है वो सन का रोल प्ले कर रहा होता है। तो हर एक रोल प्ले करने के लिए उसको उसी कंडीशन के अंदर जाना पड़ता है। इसी तरह हमारे ऑब्जेक्ट को डिफरेंट रोल प्ले करने के लिए वहाँ से ही गुजरना पड़ेगा जहाँ से वो रोल मतलब वो रोल प्ले करना कर रहा होगा। जस्ट लाइक अगर हमारा ऑब्जेक्ट है इनहेरिटेंस में, तो वो यहाँ तो वो अपना मेन क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा या तो वो अपने क्लास के फंक्शन को करेगा। वो एट अ टाइम दोनों फंक्शंस को कॉल नहीं कर सकता। या तो वो मेन क्लास के फंक्शन को ही कॉल कर देगा या तो वो फिर अपने क्लास के फंक्शन को कॉल कर देगा। एक्ट वो दो तरह से कर रहा है कि वो मेन क्लास के फंक्शन को भी कॉल करता है इनहेरिटेंस के अंदर और वो अपनी क्लास के फंक्शन को भी कॉल करता है इनहेरिटेंस के अंदर। तो बेसिकली वो एक ही रोल प्ले कर सकता है एट अ टाइम कि या तो वो मेन क्लास के फंक्शन को कॉल कर लेगा या तो वो फिर अपने क्लास के फंक्शन को कॉल कर लेगा। पॉलीमॉर्फिज्म जो सी होती है वो एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होती है। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम लिख लेती हूँ मैं खाली। अब पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास दो तरह से होती है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकेंड वन इज डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आपके पास आ जाती है, आप ये पूछ ले, सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म आ जाएगी आपके पास और वहाँ पर आपके पास सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म और ये आपके पास आ जाएगी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आई एम नॉट श्योर कि फर्स्ट वन इज सिंपल, बट हम देख लेते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक जो सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म है वो कैसे होती है? वो फंक्शन ओवरलोडिंग के जरिए होती है। फंक्शन ओवरलोड कर कर हम पॉलीमॉर्फिज्म को परफॉर्म करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है, इसको मैं इधर कर देती हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए। और जो डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म होती है वो ओवरराइडिंग के जरिए होती है। नो द क्वेश्चन इज व्हाट इज ओवरराइडिंग?
पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स देख लिया कि वो कब कब परफॉर्म होंगी। अब ये देखना है कि ओवरराइडिंग का वर्ड जो सा हमारे पास आया है ये क्या होता है। स्टैटिक का मीन्स होता है कि एक ही जगह पे रहना है। सिंपल मीन्स किसी तरह भी आप कर सकते हो। ओवरलोडिंग में आपको पता है कि आप एक ही फंक्शन के नेम के साथ डिफरेंट पैरामीटर्स, आपने 5 to 10 फंक्शंस बनाए हैं एक ही नेम के साथ, बट आपने उनको पैरामीटर्स डिफरेंट किए। जब भी आप एक फंक्शन को पैरामीटर पास करेंगे तो पता चल जाएगा कि फलाने फंक्शन को कॉल किया है। तो ये सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगी, सिंपल पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगी। इसको मैं नहीं करवाऊंगी। डायनामिक रन टाइम ओवरराइडिंग। डायनामिक मीन्स के उसने घूम घुमा कर एक ही जगह पर आ जाना है। रन टाइम, ये हमें रन टाइम पर पता चलेगा कि हमारी जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो किस तरह एक्ट कर रही है। ओवरराइडिंग एक चीज़ के ऊपर से गुजर जाना। ओवरराइडिंग ऊपर से राइड करना, ठीक है। कि आपने अगर ये दो फंक्शन कॉल किए हैं तो एक के ऊपर से गुजर कर दूसरे को कॉल करोगे, दूसरे के ऊपर से गुजर के फर्स्ट को कॉल करोगे, मतलब कि एक फंक्शन को स्किप करके दूसरे फंक्शन को कॉल करोगे। ओवर, ऊपर से राइडिंग, गुजर जाना, राइड करना, ऊपर से राइड करना। तो ये नेम से भी आप याद कर सकते हो और वैसे भी आप देख सकते हो। ये थी मेरे पास डायनामिक रन टाइम ओवरराइडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। अब बेसिकली जो हम करने जा रहे हैं वो हमारे पास डायनामिक रन टाइम ओवरराइडिंग वाले पॉलीमॉर्फिज्म होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक आपको क्लियर करूँगी, उसके बाद हम लैब मैनुअल करेंगे। अच्छा, हम सबसे पहले तो ये सारा पार्ट कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक इसको ख़त्म कर लेंगे थे। ओके, पहली बात हमने जो की थी वो की थी डायनामिक हो गया। ओके, इसको यहाँ तक ही रहने दें। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म ओवरराइडिंग कैसे होगा, फर्स्ट कर लें। ये वाला पार्ट अब तो यहाँ पर स्किप हो चिपक ही गया ना, इसको पीछे कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पर कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, यहाँ पर करके डायनामिक। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर मैं सारा लिखकर बताने वाली हूँ कि ओवरराइडिंग कैसे करूँगी और ये रन टाइम पर कैसे होगी। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि मैंने एक फंक्शन बना लेती हूँ, और पहले तो अपना प्रोग्राम का सिंटैक्स लिख लेती हूँ। iostream यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन, एंड यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, अपनी एक क्लास कॉल कर लेती हूँ मेन की नहीं करते हम इसको, बेसिकली एक सिंपल प्रोग्राम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं किसकी क्लास बनाती हूँ, टेस्ट के बना लेती हूँ फ़िलहाल के लिए। इंट मैं उसमें लेती हूँ, कुछ भी नहीं लेती क्योंकि ये फंक्शन से ओवरराइडिंग होता है। फंक्शन ओवरराइडिंग है, मैंने खाली ओवरराइडिंग लिखा था। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग होती है वैसे ही फंक्शन ओवरराइडिंग होती थी, ऐसे ही होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जिस तरह हम ओवरलोडिंग में करते थे कि एक ही नाम से डिफरेंट फंक्शंस क्रिएट करते थे, यहाँ पर भी मैं वैसे ही एक ही नाम से डिफरेंट फंक्शन क्रिएट करने वाली हूँ। वॉइड डिस्प्ले, सी आउट कर दो, आई एम टेस्ट क्लास, ठीक है। यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करनी है हमने, चाइल्ड टेस्ट, पब्लिक में कर दीजिए टेस्ट को। एंड यहाँ पर भी पब्लिक लिखकर आपने क्या करना है, सेम आपने पहले वाला काम करना है, वॉइड डिस्प्ले लिखना है, ये वाला सारे स्टेटमेंट लिखने हैं। कंट्रोल पी एंड यहाँ पर लिख दीजिए आई एम चाइल्ड टेस्ट। ओके, अब यहाँ पर मैं चाइल्ड टेस्ट का ही बनाऊंगी। चाइल्ड टेस्ट का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया सी डॉट। अब उसने आपके सामने देखिए दो फंक्शंस दिए, मैं दोनों फंक्शंस को रन कर आपको दिखाऊंगी। देखिए फर्स्ट पे मैं फर्स्ट वाले को रन कर रही हूँ एंड यहाँ पर मैं इसको रन करती हूँ तो देखते हैं क्या आता है। लिखा आया आई एम चाइल्ड टेस्ट क्लास। चले हम मानते हैं कि जब हम दो चीज़ों को कर रहे होते हैं और दोनों के नेम सेम होते हैं तो जो क्लास होती है वो अपनी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करती है, मतलब वो अपने फंक्शन को ज़्यादा प्रेफर करती है।
तो हम क्या करते हैं, अब हम दूसरी दफ़ा सी डॉट एंड नीचे वाला जो फंक्शन है, यहाँ पे पहले मैंने ऊपर वाले फंक्शन को कॉल किया, अब मैं नीचे वाले फंक्शन को कॉल करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अब इसको रन किया एंड वापस से उसने उसी को रन किया, मतलब कि वो एट अ टाइम अगर उसके पास 2 रोल भी हैं तो वो एक ही रोल प्ले कर रहा है, अगर उसके पास 2 फंक्शन है तो वो एक ही फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो अब मैं इसको ओवरराइड कैसे करूं कि मैं चाहती हूं कि ये वाला जो फंक्शन है वर्ड डिस्प्ले वाला फंक्शन ना कॉल हो, बल्कि जो हमारे मेन क्लास का वर्ड डिस्प्ले वाला फंक्शन है वो कॉल हो। यहाँ पे तो सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, एंड लाइन कर लेती हूँ। मैं इसको ओवरराइड करने जा रही हूँ। ओवरराइड करने के आपके पास मल्टीपल मेथड्स होते हैं, आप कर सकते हैं, बट जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ वो है पॉइंटर का मेथड। मैंने एक पॉइंटर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उस ऑब्जेक्ट के उस पॉइंटर ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या किया, अपनी जो इनहेरिटेड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस पास किया। देन मैंने टी डॉट, ये वाला जो पॉइंट होता है हमारे पास, ये जो स्लैश और ये हमारे पास जो एरो बन जाता है, ठीक है, मैं इसको अब एरो ही बोलूँगी, एरो बन जाता है, ये आपके पास पॉइंटर की जो सी होती है सिंबल होता है। और ये क्या काम करता है, जिस चीज़ को आप कॉल करेंगे, जिस चीज़ को आपने जिसके लिए बनाया होगा, ये सिर्फ उसी चीज़ को आपके पास लेकर आएगा, उसके अलावा दूसरी चीज़ों को कभी भी आपके पास नहीं लेकर आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, इधर मैंने अपना जो डिस्प्ले का फंक्शन है, डिस्प्ले ऊपर आपके पास आया भी था एक ही डिस्प्ले का फंक्शन, उसको कॉल करना है। तो यहाँ से क्या होगा, ये देखिए इसने लिखा आई एम टेस्ट क्लास। तो अगर यही चीज़ मैंने सी के साथ करूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। लेकिन हमारे जो ये इसका एड्रेस है, इसके अंदर जो हमारा मेन क्लास है उसके अंदर हमने किसको सेव किया हुआ है, चाइल्ड क्लास को। चाइल्ड उसके फिर हमने इसके अंदर क्या कर लिया, अपना फंक्शन कॉल किया तो आ गया। बेसिकली ये भी आपने ओवरराइड किया है कि एक को छोड़कर आपने दूसरे को कॉल किया। दूसरा, अगर आपने फर्स्ट को ओवरराइड करके फर्स्ट पे आना है तो पहले वाला मेथड ही होगा, सिंपली आपने जिस तरह पहले फंक्शन को कॉल करते थे वैसे ही फंक्शन कॉल करेंगे। ये था डायनेमिक ओवरराइडिंग। अब इसमें आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, ये वाला मेथड अगर आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगे तो आप एक वर्चुअल कीवर्ड होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले आपको वो अप्लाई करके दिखाती हूँ, वर्चुअल मैंने लिखा वर्चुअल एंड वो इस फंक्शन को छोड़ के इधर लिखेगा। वर्चुअल क्या करता है, वर्चुअल के नेम से पता चल रहा है कि ये फिजिकली तो प्रेजेंट है लेकिन रन टाइम पर ये एब्सेंट रहेगा, मतलब कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा। ये इसकी बॉडी तो है लेकिन इसके अंदर सोल नहीं है, कि फिजिकली तो ये यहाँ पर ही है बट मेंटली ये कहीं और पर ही है। ये चीज़ आ जाती है कि वर्चुअल फंक्शन से जो चीज़ें हैं वो फिजिकली तो मौजूद होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को देख नहीं रहे होते। जैसे जिन्नात हैं, जिन्नात दुनिया में तो हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। बिल्कुल इसी तरह वर्चुअल फंक्शन भी हमारे कंपाइलर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर क्या करेगा, ये फंक्शन है तो सही लेकिन ये क्या करेगा, इसको इग्नोर करेगा, इसको कॉल नहीं करेगा। अब मैं क्या करती हूँ, सॉरी, वर्चुअल ऊपर वाले के साथ नहीं था हमने लगाना, ऊपर वाला तो ऑलरेडी हमारे पास मतलब कॉल होकर आ रहा है तो मुझे लगाना चाहिए यहाँ पर। अब मैं क्या करती हूँ, सी डॉट के साथ, तो ये देखिए डिस्प्ले का फंक्शन है उसको कॉल करती हूँ F11। ये स्टिल दे रहा है आई एम चाइल्ड क्लास, हालांकि वर्चुअल की वजह से इसको ये पार्ट जो सा है इग्नोर कर देना चाहिए था और ऊपर वाले फंक्शन को कॉल करना चाहिए। चलिए दूसरे वाले सी डॉट डिस्प्ले को देख लेते हैं। पहला अभी भी 2 फंक्शंस आ रहे हैं हमारे पास, वापस से आ रहा है आई एम चाइल्ड क्लास। तो इस तरह पता चल रहा है कि वर्चुअल फंक्शन जो है वो हमारा अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रहा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पहले हमने किया था वही काम करते हैं, एंड सी एंड टी स्लैश ब्रैकेट डिस्प्ले को कॉल करते हैं। ओके,
ओके, इसका भी ऑब्जेक्ट बना ले, नहीं पॉइंटर नहीं बनाते हम, चलिए बना कर देख लेते हैं। पॉइंटर से मैं क्या करूँगी, सी स्लैश इसको डिस्प्ले को कॉल करूँगी। दो फंक्शंस कॉल किए मैंने, इसको मैं ख़त्म करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ, मैंने दो ऑब्जेक्ट्स, दोनों जो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों जो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं वो दोनों पॉइंटर्स में लिए थे। एंड मैंने पहले बताया कि ये क्या काम करता है, उसी फंक्शन को कॉल करता है जो है, जो फर्स्ट वाला मेथड था वो ओवरराइडिंग को बहुत ज़्यादा पजलिंग बना रहा था। अब मैंने दोनों के पॉइंटर्स बनाए, दोनों को मैंने बताया था कि ये उसी फंक्शन को कॉल करेगा जो जिसका है, उसके अलावा ये किसी को भी कॉल नहीं करेगा। अगर यहाँ पर भी मैं लिख दूँ सी डिस्प्ले, तो हमारे पास क्या आता है वो देख लेते हैं। हमारे पास ब्लैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि अब जो वर्चुअल फंक्शन है, वर्चुअल कीवर्ड है, वो फंक्शन के साथ लग गया तो वर्चुअल फंक्शन बन गया। जो वर्चुअल कीवर्ड है वो अच्छे से काम कर रहा है। ये प्रोग्राम इधर है तो सही, लेकिन कंपाइलर क्या कर रहा है, इसको इग्नोर कर रहा है, इसको डिस्प्ले नहीं करवा रहा है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, वर्चुअल लगा हुआ है, जो वर्चुअल कंपाइलर को बता रहा है कि तुमने इस फंक्शन को जो मर्जी हो जाए ऊपर जाकर डिस्प्ले नहीं करवाना। ये था आपका छोटा सा उसका कंसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म का। आई होप सो इट्स क्लियर यू, ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमने जो करना है, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है आपकी लैब पॉलीमॉर्फिज्म की। यहाँ से मैं आपको इसका हाफ पार्ट यहीं पर कवर करवा रही हूँ, क्योंकि वीडियो अभी हमारी लेंथी नहीं हुई, तो हम ये पार्ट यहाँ पर कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की ही आपके पास पूरी लैब मैनुअल है। यहाँ पर देखिए उन्होंने आपको कौन कौन से बताए हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म होगी क्या, फिर उन्होंने आपको बताना है वर्चुअल फंक्शन के बारे में, फिर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर के बारे में। जाहिर सी बात है वर्चुअल का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। उसके बाद ओवर राइडिंग के बारे में, ओवर राइडिंग में आपको बता चुकी हूँ कि ऊपर से गुजर जाना। फिर आपके पास आ जानी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसके अंदर आपके पास कितने फंक्शन, ओवर राइडिंग के आपके पास दो टास्क है, वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के आपके पास 3 और एक 4 टास्क है। तो अभी हम करते हैं। इसी वीडियो के अंदर मैं बता दूंगी कि मैंने कौन सा काम करवाना है अभी और कौन सा नहीं करवाना। लैब मैनुअल्स मैं A to Z करवाऊंगी, कुछ मैनुअल्स मैं बाद में पेंडिंग में छोड़ रही हूँ, तो इसलिए मैं पहले बता दूंगी कि मैंने कौन से मैनुअल्स अभी करवाने हैं और कौन से मैं बाद में करवाऊंगी। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में वो क्या बोल रहे हैं। Polymorphism cause a member function to behave differently based on the object that call invokes it। कि polymorphism क्या करता है कि बिहेव करता है डिफरेंटली जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं। पोलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती है। ये हायरार्किकल क्लास के थ्रू जो है वो अक्कर होता है, या फिर ये हायरार्की मतलब इनहेरिटेंस के थ्रू ही हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। वर्चुअल फंक्शन, अब वर्चुअल फंक्शन क्या होती है, एक बेस क्लास फंक्शन होता है जो कि रीडिफाइंड होता है ड्राइव क्लास के अंदर, ताकि हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सके। आप डिक्लेयर कर सकते हो फंक्शन को बेस क्लास के अंदर यूजिंग वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ करके, जो अभी हम पीछे कर आए हैं कि हमने वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ किया और देखा कि वर्चुअल फंक्शन हमारा क्या करता है। अभी हमने पीछे एक और काम नहीं किया, अभी हम वापस जाते हैं, पहले ये डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या करता है, मेंबर फंक्शन दैट इज यूज्ड टू फ्री अप। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर करता है कि वो स्पेसेस को खाली करता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास और ड्राइव क्लास व्हेन इट रिमूव्ड, जब हमारे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट रिमूव करते हैं या ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट रिमूव होते हैं तो मेमोरी क्या करती है, यूजिंग द पेरेंट क्लास पॉइंटर ऑब्जेक्ट, तो हमारी जो मेमोरी होती है वो पेरेंट क्लास के जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करते हैं। तो वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो मेमोरी लीक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ओवरराइडिंग इज द रीडेफिनेशन ऑफ बेस क्लास दैट इज ड्राइव विद द सेम
सिग्नेचर। अभी मैंने बताया कि ओवरराइडिंग क्या होती है कि बेस क्लास के फंक्शन को ड्राइव क्लास के फंक्शन को आपने सेम नेम रखा होगा और कॉल करेंगे तो आपके पास ओवरराइडिंग होगी। एक फंक्शन जो सा है वो छूट जाएगा और दूसरा परफॉर्म होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इज डिजाइन टू बी स्पेसिफिकली यूज एज अ बेस क्लास। हम इसको बेस क्लास के लिए डिफाइन करने के लिए करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन, वो एक प्योर वर्चुअल फंक्शन को कंटेन करती है। यहाँ पर आपके पास ये देखिए इसका ओवरराइडिंग आ गया। अभी हम पीछे पढ़कर आए, देखें एक हमारे पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है और एक स्टैटिक कंपाइल टाइम। मैंने बोला था मेरे पास कंपाइल टाइम है, सिंपल नहीं है कंपाइल टाइम, ठीक है। कंपाइल जब कर रहा होता है वो एक एक लाइन को रीड कर रहा होता है, तब भी हमारे पास वो ओवरलोडिंग वाली होती है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लास लेनी है, पब्लिक फंक्शन लेना है, फंक्शन के अंदर जो करना है आपने फिर आपने क्लास लेनी है, फंक्शन लेना है सेम नेम का एंड जो डेफिनेशन करनी है वो। तो द चाइल्ड क्लास had inherit the parent class does the function also get inherited after that function with the, ये वही अभी आप जो ओवरलोडिंग करके आए आपने सेम क्लासेस को देखा और उनको कॉल किया तो क्या हुआ कि जो चाइल्ड क्लास का फंक्शन है वो सिर्फ अपने फंक्शंस को प्रेफर कर रहा है सेम नेम वाले को, मेन क्लास के बेस क्लास के फंक्शन को नहीं लेकर आ रहा है। जो अभी आप पीछे देखकर आ रहे हैं ये सब कुछ वही है। यहाँ पर उन्होंने आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम दिया है कि एनिमल नाम की क्लास बनाई है, फिर उसी क्लास को दो क्लास से इनहेरिटेड करवाया है, फिर उसके अंदर भी साउंड है ए से साउंड को कॉल करेंगे आएगा, डी से साउंड को कॉल करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ से इनके अपने अपने फंक्शंस कॉल हो गए हैं। ये सिंपली एक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें है तो ओवर राइडिंग के नीचे, लेकिन ये सिंपली इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है। अगर मैं डी के साथ एनिमल को साउंड को क्या करूँ बुलवाऊँ तो ये बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टास्क है, टास्क को स्किप करें। टास्क पे मैं सेपरेटली दो करके ये तीन टास्क कर मैं वीडियोस बना दूंगी। अभी हम ये सारा देख रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म का, तो पॉलीमॉर्फिज्म को कंप्लीट कर लेते हैं। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, इज अ बेस क्लास मेंबर फंक्शन दैट यू कैन रीडिफाइन इन अ ड्राइव क्लास। ये क्या होता है कि एक वर्चुअल फंक्शन क्या होता है कि ये बेस क्लास का फंक्शन होता है जिसको आप दोबारा से रीडिफाइन कर सकते हो ड्राइव क्लास में। सेम नेम होता है, मैंने आपको पहले बताया सेम नेम होता है, एक को वर्चुअल क्या करता है ये वो करता है। पॉलीमॉर्फिज्म यू कैन डिक्लेयर फंक्शन, ये थोड़ा सा ट्रिकी लाइन है इसलिए मैं इनको थोड़ा सा स्किप आउट करके आपको फंक्शन समझाऊंगी। दी फंक्शन कैन नॉट बी स्टैटिक, फंक्शन स्टैटिक नहीं रह सकते। स्टैटिक में क्या होता था कि हमारा जो वैल्यूज़ थी वो सेम रहती थी ओवरऑल प्रोग्राम के अंदर। यहाँ तो हम उनको इंक्रीमेंट करके एक पूरी सीरीज क्रिएट कर सकते थे, या डिक्रीमेंट करके हम अप टू डाउन तक कर सकते थे। लेकिन फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, इसकी वैल्यू सेम नहीं रहेंगी ओवरऑल प्रोग्राम के अंदर। यू कैन ड्राइव दैम यूजिंग, हम क्या करते हैं वर्चुअल फंक्शंस को बना सकते हैं वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करके। virtual function in C++ need to be a member of some other class के बेस क्लास के। मतलब आपका जो फंक्शन है वर्चुअल फंक्शन कब क्रिएट होगा, जब आपके पास दो आउटपुट, ये देखिए जहाँ पे लिखा हुआ है void आउटपुट एंड void आउटपुट। आप वर्चुअल तभी लिख सकते हो जब आपके पास दो फंक्शन सेम होंगे C++ के अंदर। दे कैन बी अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अनदर क्लास, वो फ्रेंड फंक्शन भी हो सकते हैं दूसरी क्लास के। द प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन शुड बी सेम फॉर अदर बेस क्लास, मतलब दोनों के जो प्रोटोटाइप्स हैं वो भी बिल्कुल सेम होने चाहिए। वर्चुअल फंक्शन आर एक्सेसिबल यूजिंग अ पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स, कि वर्चुअल फंक्शन को आप सिर्फ पॉइंटर के साथ असेस कर सकते हो। जैसे आपने प्रीवियसली देखा मैंने दो पॉइंटर्स बनाए और पॉइंटर्स के साथ ही मैंने आपको वर्चुअल फंक्शंस को परफॉर्म कर दिखाया। डिफाइनिंग द वर्चुअल, आगे क्या है, फंक्शन कॉल डिसॉल्विंग इज डन एट रन टाइम। जो फंक्शन कॉल का जो हमें प्रॉब्लम हो रहा था कि हम अपने कौन से फंक्शन को कॉल करें कौन से को नहीं, तो वो क्या हो जाएगा आपका सॉल्व हो जाएगा। यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर बट नॉट अ कंस्ट्रक्टर, हम वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टर नहीं। आई होप सो आपको ये पॉइंट्स समझ आए हो और आपने ये पॉइंट्स याद करने हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स ही हमारे अगले प्रोग्राम्स के अंदर हमें हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास फिर से एग्जांपल आ गई है, एक बेस क्लास ली है, उसमें आपने void इनपुट के नाम से एक फंक्शन बनाया, void डिस्प्ले के नाम से फंक्शन बनाया, फिर void आउटपुट के नाम से डिस्प्ले बनाया, void डिस्प्ले के नाम से। जब आपने वर्चुअल किसको कर दिया आउटपुट के नाम से, जब आपने पॉइंटर b बनाया, फिर आपने ड्राइव क्लास बनाई पॉइंटर b के अंदर आपने किसको कर दिया, इसको डी पॉइंटर को सेव कर दिया। अब डी पॉइंटर से आपने आउटपुट परफॉर्म किया, बी पॉइंटर से आपने
डिस्प्ले को कॉल किया तो क्या आएगा, आउटपुट ड्राइव क्लास डिस्प्ले बेस क्लास। कि इस फंक्शन ने वर्चुअल ने क्या किया, इस वाले फंक्शन को, जो आपका ये वाला फंक्शन था, इधर मैं कट कर देती हूँ, ये वाला जो फंक्शन है इसको कट करके इस वाले फंक्शन को डिस्प्ले करवाया, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल का कीवर्ड नहीं था लगा, तो ये इसने क्या किया, इस वाले फंक्शन को प्रेफर किया और आपने इस वाले फंक्शन को नहीं डिस्प्ले करवाया, क्योंकि क्या कहते हैं बी पॉइंटर के अंदर किसका फंक्शन सेव था हमारे पास। देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके प्रोग्राम से देख लेते हैं। इसको अब मैं रेज कर देती हूँ, ठीक हो गया। बी पॉइंटर के अंदर आपके पास डी पॉइंट का जो था वो सारा सेव था, आपने बी पॉइंट के साथ आउटपुट कॉल किया, बी के साथ ये जो बेस क्लास का पॉइंटर था उसका आपके पास सारा एड्रेस सेव था, तो उसने आपने ये वाले फंक्शन को कॉल किया, दूसरे को नहीं। अब ये आपने जो से आपके पास ऑलरेडी कोड है, तो आप क्या कीजिएगा, खुद से इसको करके देखिएगा। ओके, यहाँ पे आ गया वर्चुअल वॉइड फंक्शन नेम के अगर वॉइड होगा, ये देखिए आपने वर्चुअल वॉइड लिखा, अब आपने कॉल करेंगे तो ये सिर्फ उसको आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा और किसी को नहीं। ड्राइव क्लास फ्रॉम द बेस क्लास, बी पॉइंटर में आपने डी पॉइंटर को डाला एंड यहाँ पर वर्चुअल आउटपुट इक्वल कर दी थी आपने 0 के, इस वजह से यहाँ पर इसने क्या किया कि इस चीज़ को प्रेफर नहीं किया कि मेरे पास तो ये इक्वल है 0 के, तो मैं इसको क्यों चलाऊं, मैंने इसको चलाना है तो मैं इसको चला देता हूं। तो उसने अपने फंक्शन को चलाया, क्यों, हालांकि उसके अंदर आपके पास बेस क्लास का एड्रेस सेव था पॉइंटर के अंदर और ये यहाँ पर आपके पास दूसरा नहीं है। अब वर्चुअल डिस्ट्रक्टर आ गए आपके पास, यहाँ पर देखें बेस क्लास में सिंपली आपने एक डिस्ट्रक्टर बनाया, डिस्ट्रक्टर बेस। ड्राइव क्लास में भी आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है एंड यहाँ पर ये आ गया डिस्ट्रक्टर बेस क्लास। तो बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, जबकि ड्राइव क्लास का डिस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल नहीं हुआ। तो ये कैसे हुआ, ये देखें यहाँ पे अभी तक हमने वर्चुअल कीवर्ड का कोई भी कंसेप्ट यूज़ नहीं किया था, बल्कि हमने यहाँ पर यहाँ नीचे लिखा हुआ था डिलीट पीटीआर, BPTR बेस क्लास का जो डिस्ट्रक्टर है उसको डिलीट किया, तो वो उसने सिर्फ उसी का डिस्ट्रक्टर कॉल किया। अगर हम उसकी जगह उसकी क्लास का लिखते तो तब भी यही होता। सेम प्रोग्राम ऊपर से नीचे तक, अब की बार ये दोनों कॉल हुए हैं एंड ये दोनों कॉल कैसे किए हैं ये भी देख लीजिए। वही प्रोग्राम है सेम टू सेम, बट इस दफ़ा आउटपुट आपके पास सही आई है, पहले वाली शायद ऊपर नीचे हो गई थी आउटपुट। अब आगे आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास विद कंस्ट्रक्टर, कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसके साथ होगी, एक कंस्ट्रक्टर के साथ। यहाँ पे हमने कौन सा लिया है, एक वॉइड फन लिया है जिसको मैंने 0 कर दिया, मतलब ठीक है आपने बेस क्लास का फंक्शन कॉल ही नहीं करना तो उसको वर्चुअल वॉइड फन कर दो। बेस इंट आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया, सी आउट किया कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास। ड्राइव क्लास में भी आपने कंस्ट्रक्टर लिया, आपको मैं भी ये चीज़ पहले समझाता हूँ क्योंकि इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट कैसे काम करता है। और यहाँ पर आप देखें कि ये वैल्यूज डिस्प्ले हो गए, ये चीज़ आप खुद से कर लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी आपके पास हैं। ये आपके पास नेक्स्ट टास्क हैं, यहाँ पर भी टास्क हैं, और ये गेम वाला जो टास्क है ये मैं नहीं करवाऊँगी, इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि ये भी बिल्कुल एक प्रोजेक्ट है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये मैं नहीं करवा रही। पिछले जो प्रीवियस टास्क हैं, ऊपर वाले जो टास्क हैं वो मैं आपको ज़रूर करवाऊँगी। इसको क्लियर कर दो, ओके। अब यहाँ पर पिछले टास्क में आपको ज़रूर करवाऊँगी, ये वाले जो टास्क हैं, स्टूडेंट रिकॉर्ड का टास्क मैं आपको करवाऊँगी, उसके बाद मैं आपको कैलकुलेटर का टास्क करवाऊँगी एंड उसके बाद मैं आपको बैंकिंग सिस्टम का टास्क करवाऊँगी। एम्प्लॉय सिस्टम आप पहले करके आ चुके हैं इनहेरिटेंस के अंदर, अब आपने बैंकिंग सिस्टम करना है तो थोड़ा सा आपके पास खुद से आपके कंसेप्ट होने चाहिए। इसमें हम जस्ट पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे और पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आपके पास पूरी की पूरी ऑलरेडी ही आपके पास क्या पड़ी हुई है, इनहेरिटेंस पड़ी हुई है। मैंने आज आपके साथ पॉलीमॉर्फिज्म का सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे लैब मैनुअल 11।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।